नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज की सुर्खियां। हापुड़ में गाजियाबाद के वकील और पुलिस के बीच जमकर हंगामा, लाठीचार्ज हुआ, कई वकील घायल। गाजियाबाद के विजयनगर में हुई 23 लाख की लूट का खुलासा, कारोबारी के पूर्व कर्मचारी ने बनाई थी योजना। और वेब सिटी थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं ने प्रिंसिपल लगाया था अश्लीलता का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबर है विस्तार से। हापुड़ में आज जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन कर रहे गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हापुड़ कोतवाली में भी वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हुई, इसमें कई वकील घायल हुए हैं। गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने कल इस मामले पर बैठक बुलाई है। बार काउंसिल ऑफ यूपी से भी संपर्क किया जा रहा है। आज हापुड़ में गाजियाबाद के वकीलों और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने वकीलों पर लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कई वकील घायल भी हुए हैं। एहतियात के तौर पर कचहरी मार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विवाद की शुरुआत गाजियाबाद में प्रैक्टिस करने वाली महिला अधिवक्ता और हापुड़ पुलिस के एक सिपाही के बीच हुई। महिला अधिवक्ता का आरोप है कि सिपाही उसे काफ़ी समय से परेशान कर रहा था। उसके बावजूद हापुड़ पुलिस ने महिला अधिवक्ता के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया। इस पर गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने आपत्ति जताई और आज हापुड़ कूच किया। वहां उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़क पर नारेबाजी हुई तो जाम लग गया। बताया जा रहा है कि वहां सीओ सत्येंद्र सिसोदिया पहुंच गए। उनके व्यवहार से माहौल बिगड़ गया। वकील उत्तेजित हो गए और पुलिस ने लाठी चला दी। बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल ऑफ यूपी को पूरे मामले से अवगत करा दिया है। हापुड़ पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वकीलों का आरोप है कि प्रदर्शन समाप्त होने के बाद पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज शुरू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 21 अगस्त को गाजियाबाद के विजयनगर में हुई 23 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट की योजना कारोबारी के पूर्व कर्मचारी ने ही बनाई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 20 लाख से ज़्यादा की राशि बरामद की गई है। देखिए, गत 21 अगस्त को थाना विजयनगर में हाईवे पे पिस्टल दिखा के एक भैंस के कारोबारी थे नदीम, उनके साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि लगभग 23 लाख रुपए उनकी स्कूटी में रखे हुए थे। पूरी स्कूटी लूट ली गई थी। इसमें तत्काल ही हमने टीम्स बना दी थी। इसमें आज हम लोग को सफलता हासिल हुई है। लगभग 11 बजे हमने इसमें 6 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए हैं। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के संयोजन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य रूप से शामिल रहे। बताया जा रहा है कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में बेरोजगार युवा पहुंचे थे। गाजियाबाद में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल की तरफ से आज HRIT में रोजगार मेला लगाया गया। मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया। इस दौरान पीयूष गोयल और केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल रहे। उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के मामले पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछले चुनाव में भाई यूपी से हारा था, इस बार बहन हार जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी गठबंधन कर ले, यूपी में सभी सीटों पर भाजपा ही जीतेगी। देश की अर्थव्यवस्था को बल दिया, देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए अमूलचूल परिवर्तन किया और देश को आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। जिस प्रकार से लाखों करोड़ रुपए का निवेश करके आधारभूत सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे युवा युवतियों को नए अवसर मिले, जिस प्रकार से डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर देश नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। 80 में से 80 सीटें हम जीत रहे हैं। अगर उसमें कुछ बचेगी तो कुछ उनको अखिलेश जी को मिल जाएगी, 80 में कुछ बचेगी राहुल गांधी जी को मिल जाएगी, या जो तथाकथित यूपीए गठबंधन है जिसका नाम बदल करके कुछ सोच रहे जनता भूल जाएगी, तो उनको 80 के बाद कुछ बचेगा तो मिलेगी। उन्हीं के बोल नहीं है, अखिलेश यादव जी के बोल है और अखिलेश यादव जी समाज में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस जहर फैलाने वालों को जवाब देने का काम जनता नहीं। देखिए, आप खुद चल के आए हैं, लगभग 4000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है
और मुझे लगता है अभी जिस प्रकार से भीड़ है, लोग आ रहे हैं, 1000 का रजिस्ट्रेशन और हो जाएगा। 200 कंपनियां जो हम लोगों ने टारगेट की थी, वो 200 कंपनी भी लगभग आ गई हैं, कुछ उससे ज़्यादा ही। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। लोहिया नगर के हिंदी भवन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विकास पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में गाजियाबाद के जिलाधिकारी RK सिंह भी मौजूद रहे। गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के समावेशी विकास को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि RBI लखनऊ की GM सोनाली राय, गाजियाबाद के जिलाधिकारी RK सिंह, SBI के CGM केशव, इंडियन बैंक के GM सुधांशु गौर, केनरा बैंक के GM हितेश गोयल, PNB के राजीव गोयल उपस्थित रहे। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज सिंघल ने बिंदुवार बैंकों से हो रही समस्याओं को RBI के अधिकारियों के समक्ष उठाया और उनके निस्तारण की मांग की। DM RK सिंह ने कहा कि बैंकों द्वारा उद्यमियों के बीच बेहतर तालमेल रखना चाहिए, क्योंकि बैंकों से आने वाली समस्याओं से सीधे तौर पर उद्यमी के कारोबार पर असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। वेब सिटी थाना क्षेत्र के एक स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं से अश्लीलता करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर बताया था कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। थाना वेब सिटी पर पंजीकृत मुकदमा प्राप्त संख्या 276/23 के संबंध में अवगत कराना है कि किसान आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल बमेटा थाना क्षेत्र वेब सिटी की प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव पांडे, जिन पर बच्चों की छेड़खानी और बैड टच के आरोप लगाए गए थे, को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गाजियाबाद के संयुक्त अस्पताल में तैनात सफाई कर्मियों को कई महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। इससे गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने आज काम नहीं किया। आरोप है कि हड़ताल करने पर CMS ने उन्हें नौकरी से निकालने की चेतावनी दी है, लेकिन वेतन देने के लिए कोई बात नहीं कर रहा। कई महीने से वेतन न मिलने से नाराज जिला संयुक्त अस्पताल में संविदा पर तैनात सफाई कर्मचारियों ने आज काम ठप कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 10 साल से अस्पताल में कार्यरत हैं, मगर 20 सफाई कर्मी जो लंबे समय से अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनकी एजेंसी ऑल ग्लोबल द्वारा वेतन देने में हमेशा देरी की जाती है। हर बार 3 से 4 महीने बाद वेतन जारी किया जाता है। वर्तमान में भी 3 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन वेतन नहीं दिया गया है। रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। काम बंद किया तो अस्पताल के CMS द्वारा उन्हें चेतावनी दी गई कि उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा, लेकिन वेतन की सुनवाई पर कोई बात नहीं कर रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे काम तो लिया जा रहा है, लेकिन वेतन को लेकर अस्पताल प्रशासन और एजेंसी कोई भी सहायता नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम में आज संभव दिवस का आयोजन किया गया। इसमें दर्जनों लोगों ने अपनी शिकायतें और समस्याएं दर्ज कराईं। सबसे ज़्यादा शिकायतें निर्माण और स्वास्थ्य विभाग को लेकर थी। गाजियाबाद नगर निगम में आज संभव दिवस का आयोजन किया गया। संभव दिवस नगर आयुक्त नितिन गौड़ के संयोजन में हुआ। संभव का आयोजन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक हुआ। आज इस कार्यक्रम में 1.5 दर्जन से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें स्वास्थ्य, निर्माण, प्रॉपर्टी टैक्स आदि से संबंधित शिकायतें थीं। गाजियाबाद नगर निगम ने शिकायत निस्तारण के लिए विभिन्न विभागों को भेज दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। महंगाई से परेशान चल रही देश की जनता को सरकार ने एक बड़ी राहत देने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की कटौती की है। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा कर दी है। अगस्त महीने की 1 तारीख को पेट्रोलियम कंपनी ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती इससे पहले की थी। सरकार के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर पर 400 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्र की कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया। सरकार ने साफ कर दिया है कि रसोई गैस सब्सिडी का लाभ केवल उज्ज्वला योजना तक शामिल नहीं रहेगा, बाकी सभी को 200 रुपये का लाभ इस पर मिलेगा। उज्ज्वला योजना जो है उसके तहत लाभार्थी एक साल में कुल 12 सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। उज्ज्वला योजना भारत में 2016 में शुरू हुई थी। 31 अगस्त को मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होनी है और 1 सितंबर को NDA भी मुंबई में ही बैठक करेगा। विपक्षी गठबंधन की बैठक में चुनाव की रणनीति, सीटों पर बंटवारे पर चर्चा होनी है।
साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन इस दिन अपना नया लोगो भी लॉन्च करेगा। विपक्षी गठबंधन की बैठक में एनसीपी मुखिया शरद पवार शामिल होंगे तो उनके भतीजे अजित पवार का गुट भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होगा। एनसीपी सांसद सुनील ने बताया कि सत्ताधारी गठबंधन की बैठक में भाजपा के साथ गठबंधन की सहयोगी पार्टियां एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत गुट भी शामिल होंगी। विपक्ष गठबंधन की बैठक एक ही दिन होगी। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी बैठक पूर्व निर्धारित है, इंडिया की बैठक से उसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने कहा है कि इंडिया की बैठक में 26 से 27 पार्टियां शामिल हो सकती हैं। 31 अगस्त की शाम को अनौपचारिक बैठक बुलाई गई है और 1 सितंबर को औपचारिक बैठक होगी। इसमें विपक्षी गठबंधन के नए लोगों को लॉन्च किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कह चुके हैं कि मुंबई की बैठक में गठबंधन का विस्तार संभावित है, इसमें और दलों को शामिल किया जा सकता है। दरअसल नीतीश की इच्छा ये है, या उनकी योजना कह लीजिए, कि वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा दल शामिल हों। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को भी इसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। आज इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार कब तक जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेगी। कोर्ट ने सरकार से सीमा और रोड मैप दोनों चीज़ें बताने को कहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला स्थायी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को साफ करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की समय सीमा क्या है, क्योंकि लोकतंत्र में ये ज़रूरी है। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक G20 सम्मेलन होना है। इसकी तैयारी के लिए जगह जगह काम चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइस जारी कर दी है। मेहमानों की सुविधाओं को देखते हुए लगातार काम किए जा रहे हैं। अब एक नया नई मामला इस बात से निकल के आया, सम्मेलन से जुड़ा हुआ है कि G20 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को भारतीय व्यंजनों का भरपूर आनंद देने की तैयारी शुरू हो गई है। 5 स्टार होटल में ठहरने वाले विदेशी मेहमानों को खाने में नाश्ते से लेकर डिनर तक क्या क्या दिया जाएगा, इसका पूरा विवरण तैयार किया जा रहा है। दिल्ली NCR के 28 होटलों में 26 राष्ट्रों के अध्यक्ष और 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधिमंडलों के लोग ठहरेंगे। इन्हें बेहतरीन एहसास दिलाने के लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। सबसे ज़्यादा ध्यान उनके खान पीन पर दिया जा रहा है। इसमें देशी और विदेशी व्यंजनों और फलों का चयन किया गया है। होटल मेहमानों को भारत के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजन और स्ट्रीट फूड परोसने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजन होंगे। इस थाली में बिहार का लिट्टी चोखा और हरी मिर्च और लहसुन की चटनी, राजस्थान का अजवाइन का लच्छा पराठा, गट्टे की सब्जी, बंगाल का घी भात, लखनऊ की नल्ली निहारी, कश्मीरी रोटी, कश्मीर का केसर कोरमा, बटर नान, मुंबई का बड़ा पाव, मसाला भेलपुरी, मिजोरम का ग्रीन मोमो, सिक्किम की चिकन करी, नागालैंड की परंपरागत चिकन समेत देश के अन्य राज्यों से कई प्रसिद्ध व्यंजन लिए जा रहे हैं। अलग अलग देशों के प्रतिनिधिमंडल के यहाँ व्यंजन भी तैयार किया जा रहा है। अगर वो अपने देश का कोई व्यंजन चाहते हैं तो उनको वो भी दिया जाएगा। फलों के मामले में होटल वाले सीजनल फलों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। भारत में आयुर्वेदिक मसाज लेने के लिए अनेक देशों से लोग हर साल यहाँ आते हैं। सबसे ज़्यादा ऐसे लोग जो आयुर्वेदिक मसाज चाहते हैं वो केरल जाते हैं। 2 दिन चलने वाले G20 शिखर सम्मेलन में बहुत कम समय मेहमानों को मिलेगा, इसलिए होटलों ने अपने यहाँ आयुर्वेदिक मसाज का प्रबंध कर लिया है। मेहमानों का होटल में स्वागत भारतीय परंपरा के अनुसार ही होगा। इस दौरान उन्हें शास्त्रीय संगीत, सितार, तबला वादकों का भी मनोरंजन कराने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, उनकी भतीजी करुणा शुक्ला का जिक्र बहुत ज़ोर से हो रहा है।
दरअसल करुणा शुक्ला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े भाई अवध बिहारी वाजपेयी की बेटी थी। उनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1 अगस्त 1950 को हुआ था। उनकी पढ़ाई भोपाल में हुई थी। भोपाल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। करुणा 1993 में पहली बार विधायक चुनी गई थी। उन्होंने बालोदा बाजार विधानसभा सीट पर मनिहार साहू को हराकर जीत दर्ज की थी। 1998 तक वो विधायक रहीं। इस दौरान उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड भी मिला था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी 1998 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी से हार गई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जांजगीर चंपा सीट से चरणदास महंत, जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको हराकर जीत दर्ज की थी। करुणा शुक्ला 1982 से भाजपा में थी, लेकिन 2014 में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। करुणा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले करुणा 2009 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी से भी हार गई थी। उस समय करुणा एकमात्र भाजपा की उम्मीदवार थी जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बाकी सभी सीटों पर भाजपा जीत गई थी। करुणा शुक्ला का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि करुणा शुक्ला ने कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट का ऐसा पाठ पढ़ाया था कि कांग्रेस ने 2018 में छत्तीसगढ़ की सत्ता वापस पा ली थी और भूपेश पटेल मुख्यमंत्री बने थे। अब करुणा शुक्ला इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी बनाई योजना और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर कांग्रेस फिर से सत्ता हासिल करना चाहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से आप जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।